चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत तो आपने सुना होगा। इसके पीछे का तर्क ये होता है कि जिसने गलती की हो वो भीतर से डरा हुआ होता है, वो सावधान की मुद्रा में होता है और लगातार अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करता है। सवाल है कि जनता के लिए, जनता के दम पर, जनता के खर्चे से जो चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, वो जनता को ही अंधेरे में क्यों रखना चाहता है? वो तमाम आंकड़ों को छुपाता क्यों है? क्या यहां भी कोई चोर है? क्या यहां भी उस चोर की दाढ़ी में तिनका है? आखिर जो बात जन जन को मालूम होनी चाहिए, खुद चुनाव आयोग को ही कूद कूद के देश को बताना चाहिए, उसे छुपाने के लिए चुनाव आयोग इतने सारे जुगाड़ क्यों लगा रहा है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आज भी लाखों लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो वोट डाल पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच ऑल्ट न्यूज ने, मोहम्मद जुबैर की टीम ने बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट की जांच करके जो तथ्य सामने रखा है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक जिन्न की तरह है। अमृतकाल में भारत की संवैधानिक संस्थाएं गजब का विश्व रिकॉर्ड बना रही हैं। वोटर लिस्ट में तथ्यों को छुपाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन कौन से कथित कुत्सित प्रयास किए हैं और कौन कौन सा तरीका अपनाया है, देखकर आप स्वयं से पानी पानी हो जाएंगे। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो विधानसभा सीट है, वहां पर केंचुआ ने जो खेला किया है वो तो और भी भयानक है, जिससे सवाल पैदा होता है कि क्या ममता बनर्जी का भी केजरीवाल करने का प्लान है? खासकर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोटिंग राइट को लेकर जो किया गया है, इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरी रिपोर्ट एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिर भी टकटकी लगाकर सुनिएगा। और हाँ, एक आध गिलास पानी वगैरह पी लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की ये तस्वीर देखकर गला सूख सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी इस तरह की खबरें आपके सामने ला पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला जज जस्टिस BV नागरत्ना बिहार में जाकर कह रही थी कि लोकतंत्र की अखंडता के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना और राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव कराने वाले अगर चुनाव लड़ने वालों पर ही निर्भर हो तो निष्पक्षता नहीं होती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कैसे घनिष्ठ संबंध भाजपा नेता अमित शाह के साथ बताए जाते हैं, तमाम तस्वीरें, और कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटकर मोदी सत्ता ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद कैसे ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया है और खटिया खड़ी करने का एक नया प्रमाण ऑल्ट न्यूज लेकर आया है। यह रिपोर्ट बता रही है कि ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के लिए जब फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किया तो उसे खोजबीन करने के लायक नहीं दिया गया, यानी उसे मशीन पढ़ नहीं सकती। यानी यूं समझिए कि पहले प्रिंट निकाला गया, फिर उसे प्रिंट का फोटो खींची गई, यानी उसे स्कैन किया गया और फिर अपलोड कर दिया गया। यानी जो डेटा सीधे जनता के बीच रखे जा सकते थे, मशीन रीडेबल हो सकते थे, चुनाव आयोग ने पहले उसका प्रिंट निकाला, फिर फोटो खींच के यानी स्कैन करके अपलोड किया। और ये सब केवल इसलिए ताकि आप जनता इसकी खोज न कर सकें, ताकि आप जांच पड़ताल न कर सकें। जांच पड़ताल कठिन हो जाए, खर्चीला हो जाए, टाइम टेकिंग हो जाए। यानी जो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्षता दिखाना, यानी निष्पक्ष है वो तो ठीक है, लेकिन निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। वो चुनाव आयोग खुलेआम अपने आप को किस रूप में दिखा रहा है देख लीजिए। पहले भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार आरोप लगाया था कि जब भी हम चुनाव आयोग से डेटा मांगते हैं तो वो मशीन रीडेबल डेटा नहीं देता है, ऐसे आंकड़े देता है, इस रूप में देता है जिसे पढ़ने और जांच करने में लंबा समय लग जाए, खूब सारा पैसा खर्च हो जाए, मेहनत लगे। यानी ज्ञानेश कुमार को भरपूर मालूम है कि जो लोग उनके कार्यों की जांच कर सकते हैं, चाहे वो स्वतंत्र संस्थान हो, मीडिया संस्थान हो, डिजिटल मीडिया वाले हो, चाहे विपक्षी पार्टियां, इन सब के पास पैसा वैसा नहीं है। इसीलिए ऐसा रास्ता अपनाया जाता है जो खर्चीला हो, टाइम टेकिंग हो, मेहनत वाला हो और लोग कर न पाए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग भारत की जनता को अंधेरे में रखना चाहता है। यूं समझिए कि इसी महीने पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अंतिम वोटर लिस्ट की जांच में जब लंबा समय लगेगा तब तक चुनाव आ जाएगा, लोग चुनाव में उलझ जाएंगे, दनादन चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, मालिक की सरकार बन जाएगी। और फिर एक बार सरकार बन गई तो कौन जाएगा वोटर लिस्ट की जांच करने, कौन जाएगा मैच कराने और कौन इन चीजों पर चर्चा करेगा? आप लोग भी चुनाव के बाद वोटर लिस्ट की गड़बड़ी वाले वीडियो नहीं देखेंगे, याद कर लीजिए। भूले तो नहीं है, बिहार चुनाव के पहले भी मैंने कहा था कि एसआईआर में हो रही कथित गड़बड़ियों और सवालों का जवाब दिए बिना ही चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। वही हुआ, सब कुछ भाजपा की लाइन पर चलता हुआ दिखा और पश्चिम बंगाल में तो कहानी 100 कदम आगे निकल चुकी है। जाहिर सी बात है, जहां का मैदान जितना कठिन है उन लोगों के लिए जितना कठिन है, वहां केंचुआ उतनी ही
तैयारी के साथ जाता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार सवाल उठाती रहीं, गड़बड़ी के आरोप लगाती रहीं। सरेआम उन्होंने कहा कि भाजपा को समर्थन देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते जानबूझकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई असर नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनकी इस पद पर नियुक्ति ही विवादास्पद है, जिनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोप में पिछले ही महीने महाभियोग का नोटिस जारी किया गया था, उनकी देखरेख में ये सारे कांड चल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने भारत के इतिहास में पहली बार एसआईआर के दौरान तार्किक विसंगति का मामला शुरू किया। इसके तहत वोटर्स को प्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी रिश्तेदार के माध्यम से साल 2002 के वोटर लिस्ट से अपना संबंध स्थापित करना था। वोटर्स को 3 ग्रुप में बांट दिया गया, मैप्ड, अनमैप्ड और एक नई श्रेणी बनाई गई, तार्किक विसंगति की। इस श्रेणी में माता पिता के नाम में कोई स्पेलिंग गड़बड़ हो या हेरफेर हो, उम्र में कोई विशेष अंतर दिखे या फिर अभिलेखों में कोई असंगति मिल जाए तो मामला गड़बड़ है। उदाहरण के लिए अगर आप मोहम्मद शब्द को ही ले लें तो कुछ लोग MO से मोहम्मद शुरू करते हैं, कुछ लोग MU से मोहम्मद शुरू करते हैं। दूसरा छोड़िए, आप मेरे ही नाम को ले लीजिए, कोई अपने फोन में मुझे AMBUJ से सेव करता है, कोई AMBOJ लिख देता है, लेकिन मैं तो एक ही हूं। अब इंसान इन चीजों को समझ सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाता है। एसआईआर के दौरान ही चुनाव आयोग ने लगातार अपने नियमों को चेंज किया। बार बार आरोप लगे कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर निर्देश बदले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिखित में नहीं दी जाती, बार बार चीजें अपडेट होती रहती हैं। खुद जमीन पर काम करने वाले केंचुआ के अधिकारियों को मालूम नहीं कि कब क्या बदल जाएगा, क्या करना है। न तो जनता को बताया जाता है, न ही खुद उनके अधिकारियों को। और परिणाम ये हुआ कि 13 लाख वोटर्स को तार्किक विसंगति की श्रेणी में रखा गया। उन्हें लिस्ट से हटाया तो नहीं है, लेकिन ये लोग वोट नहीं डाल सकते। इन्हें विचाराधीन के रूप में रोक दिया गया है। जब तक पूरक सूची में मंजूरी नहीं मिल जाती, ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे और इसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं है, कब तक होगा नहीं होगा। लेकिन चुनाव की घोषणा पहले ही हो गई है। नकली चाणक्य की भाषा में पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। न तो एसआईआर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, न ही पश्चिम बंगाल का चुनाव इसी महीने कराना कोई इमरजेंसी है, लेकिन दोनों को इमरजेंसी मोड में डालकर अपने मालिक को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और तो और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्या है। चलिए माना कि एसआईआर बहुत जरूरी है, आपके लिए तुरंत कराना है, तो चुनाव को टाल दिए होते। ये सब कहने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जरूरत है तो न्यायपालिका के अधिकारियों को ले लीजिए, हमारे लोगों को ले लीजिए, हमारा काम हो चाहे ना हो, आप हमारे जजों से काम करवा लीजिए, वो भी एसआईआर कराएंगे। और आपने देखा पिछले दिनों जब बंगाल की जनता ने 7 जजों को बंधक बना लिया तो वही सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। और सुनिए, झारखंड और उड़ीसा से भी कर्मचारियों को बुलाया गया बंगाल का एसआईआर कराने के लिए। मगर इसके बावजूद भी जो 32 लाख मामले निपटाए गए, उनमें से 13 लाख नाम अभी भी त्रिशंकु बने हुए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 1952 से अब तक एसआईआर का संचालन 13 बार किया जा चुका है। कभी भी तार्किक विसंगति जैसा कोई सिस्टम लागू नहीं किया गया जिससे लाखों वोटर प्रभावित हो जाए। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि यह श्रेणी बनाने का मतलब क्या है। अब आइए दाढ़ी में तिनका वाले खेल पर। लोकतंत्र पारदर्शिता का नाम होता है, मगर अमृतकाल में ऐसा लगता है कि पूरा भाजपाई सिस्टम केवल और केवल छिपाने का जुगाड़ खोजता है। कोई अपनी डिग्री छिपाता है, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा छिपाता है, कोई पीएम केयर फंड का आंकड़ा छिपाता है, और तो और संवैधानिक संस्थाएं सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की संख्या लगभग आधी कर देती है, यानी जनता से हिसाब किताब छिपाया जाता है। और यहाँ देखिए चुनाव आयोग भी कैसे कैसे बेशर्म जुगाड़ लगा रहा है छुपाने के लिए। केंचुआ ने बंगाल के लिए जो फाइनल लिस्ट बनाया था, आल्ट न्यूज ने उसकी जांच करना शुरू किया और कोलकाता के 2 निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर और बालीगंज का डेटा खंगालना चाहा। तो सबसे पहले समस्या ये आती है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक बार में केवल 10 क्षेत्रों के लिए ही डाउनलोड की परमिशन है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए कैप्चा आवश्यक है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से बंद की तरह है और मैनुअल डाउनलोड में घंटों का टाइम लग जाता है। ध्यान रखिएगा, सारा खेल टाइमिंग का ही है। तमाम स्क्रीनशॉट के माध्यम से जुबैर की टीम ने सारा कच्चा चिट्ठा सामने रखा है। इन्होंने यह भी बताया है कि सही कैप्चा डालने के बाद भी पोर्टल बार बार उसे गलत बताता है। सवाल है कि क्या भारतीय चुनाव आयोग, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था है, हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और इतने कंगाल हैं कि कायदे की वेबसाइट तक चुनाव आयोग के पास नहीं है। सही कैप्चा डालने पर भी बार बार गलत क्यों हो रहा है? ये वेबसाइट की कमजोरी है या फिर ये भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा है ताकि आदमी थक जाए और जब तक पूरे बंगाल का हिसाब किताब लगाए तब तक चुनाव खत्म हो जाए। अगली समस्या ये हो रही है कि स्कैन करके, यानी एक तरह से फोटो खींच के जो फाइल अपलोड की गई है उनका साइज डिजिटल की तुलना में लगभग 228 गुना बड़ा होता है और फिर भी उसमें कोई अंतर्निहित संचालित डेटा नहीं होता। ये रिपोर्ट बताती है कि तुलनात्मक रूप से पीडीएफ के साथ सीएवी
भी पब्लिश करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो तरीका अपनाया गया जिससे लोग इन लिस्ट की जांच न कर पाए। तीसरी समस्या ये आती है कि लगभग हर 10 में से एक वोटर की डिटेल के ऊपर इस तरह से वाटरमार्क थोप दिया गया है जिस पे लिखा है अंडर एडजुडिकेशन, और ये ऐसी जगह पर लिखा गया है जहां नाम गायब हो जाता है। सवाल है कि क्या ये अपने से हुआ है या फिर इसमें भी कोई षड्यंत्र है। ये वाटरमार्क थोड़ा छोटा भी तो हो सकता था और जो खाली स्पेस है वहां भी हो सकता था, लेकिन नहीं, नाम के ठीक ऊपर लगाया गया है जिसके कारण आप इसे मशीनी रूप से तो पढ़ नहीं सकते, मैनुअल पढ़ने में भी कठिनाई होगी। आप ही देखिए, यहाँ वोटर का जो नाम है उसमें आप नूर पढ़ सकते हैं, जहां का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद यानी तीसरा शब्द क्या है उसका पता ही नहीं चल रहा। मुझे भी समझ में नहीं आया। जरा कल्पना करिए कि कौन कौन से जुगाड़ लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता को सच से दूर रखने के लिए। कभी कैप्चा के माध्यम से, कभी स्कैन फोटो डालकर, कभी उस पर वाटरमार्क लगा के, सिर्फ और सिर्फ आपको अंधेरे में रखने का प्लान नजर आता है। ऑल्ट न्यूज ने 558 पीडीएफ फाइलों से 2 निर्वाचन क्षेत्रों के वोटर्स के रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया। इसमें सबका सीरियल नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, नाम, सब कुछ। और इन 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ऑल्ट न्यूज ने पाया कि 39,604 वोटर्स यानी कुल वोटरों का 11.2% निर्णय के अधीन यानी अंडर एडजुडिकेशन रखा गया है। यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत 39.5% है, यानी 100 में से 39 वोटर मुसलमान हैं। लेकिन जब निर्णय के अधीन यानी जिन लोगों को अभी वोट डालने से रोका गया है उसका प्रतिशत मुसलमानों के लिए 66.5%, यानी कुल मुस्लिम वोटर है 39.5%। मगर जब वोट डालने से रोकने की बात आती है, निर्णय के अधीन रखने की बात आती है, तो 100 में से 66 मुसलमानों को रोका गया है, यानी मुस्लिम वोटर्स की कुल संख्या की तुलना में 27% ज्यादा। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। वहीं जब आप दोनों सीटों को अलग अलग देखते हैं तो भवानीपुर सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 21.9% है, जबकि निर्णय के अधीन मुस्लिमों की संख्या 51.8% है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। ऐसा लगता है कि चुन चुन कर मुसलमानों को ही बाहर करने का कार्यक्रम चलाया गया है। 100 में से लगभग 22 वोटर मुसलमान हैं भवानीपुर सीट पर, लेकिन निर्णय के अधीन लगभग 100 में से 52 मुसलमानों को ही रखा गया है, जो कि आबादी के अनुपात में लगभग 2.5 गुना हो जाता है। इसी तरह से जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 54.3% है, लेकिन निर्णय के अधीन 76.1% मुस्लिम वोटर रखे गए। भवानीपुर सीट पर 5.9% हिंदू वोटर्स को निर्णय के अधीन रखा गया, जबकि 23% मुस्लिम वोटर्स को निर्णय के अधीन रखा गया है। देखिए लगभग 4 गुना है, ये 4 गुना। बालीगंज सीट पर हिंदू वोटर्स को मात्र 6.5% निर्णय के अधीन रखा गया और मुस्लिम वोटर्स को 17.6% निर्णय के अधीन रखा गया, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स को रोका गया है। अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो हिंदू वोटर्स को रोकने और मुस्लिम वोटर्स को रोकने में 3 गुने से भी ज्यादा का अंतर है, और यह अंतर ज्यादा बड़ा है भवानीपुर सीट पर, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं। ममता बनर्जी पिछली बार यहां से उपचुनाव में 58,832 वोटों से बड़ी जीत हासिल कर चुकी हैं। मगर सवाल तो यह बनता है कि क्या बंगाल की दीदी का केजरीवाल करने का प्लान है? याद करिए, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट पर हजारों की संख्या में वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का आरोप लगा रहे थे। किसी ने नहीं सुना और वो चुनाव हार गए। सवाल है कि क्या वही फार्मूला बंगाल में भी लगाया जा रहा है? सबसे बड़े चेहरे को ही चुनाव हरा दो, सब धराशायी। ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है जिसे उन्होंने जांचा है और पूरे देश के लिए अवेलेबल भी कराया है। आप चाहें तो ऑल्ट न्यूज की खबर के लिंक पर जाके यहां क्लिक करके इस तरह से एक एक को बाकायदा चेक कर सकते हैं। हमने ऑल्ट न्यूज की खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे भी आप खबर का हेडलाइन गूगल में सर्च करके भी देख लीजिए। यह रिपोर्ट बताती है कि मात्र 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जांच के बाद जो निकला है वो बताता है कि पूरे बंगाल में जो किया गया है वो कितना खतरनाक है और कैसा है, और कैसे देश की जनता से सब कुछ छुपाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ सेट किए गए। चुनाव आयोग के पास सारा डेटा पहले से ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उपलब्ध है, पीडीएफ फाइल डेटाबेस से ही तैयार की जाती है, मगर जानबूझकर मशीन से पढ़ने योग्य फाइल न देकर उसकी स्कैन कॉपी को पब्लिश करना ये एक षड्यंत्र है ताकि आपको फटाफट पूरा सच न पता चल जाए। सोचिए अगर इतना सारा षड्यंत्र न किया गया होता तो आज ऑल्ट न्यूज पश्चिम बंगाल की सिर्फ 2 सीटों का आंकड़ा आपके सामने नहीं रखता। ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा यह भी बताया है कि महज 2 सीटों का आंकड़ा खंगालने के लिए, जांचने के लिए, यानी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 3,52,000 से ज्यादा वोटर्स के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में ही इन्हें 11,800 रुपया अलग से खर्चा करना पड़ा। यानी एक सीट की पूरी लिस्ट को डिजिटाइज करने में लगभग $55 का खर्च आ रहा है। इस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के आंकड़े को डिजिटाइज करने में $16,170 का खर्च आएगा।
और आज के हिसाब से रुपया जितना कमजोर है, माफ करिएगा डॉलर मजबूत है, इस काम में 15,36,150 रुपया खर्च हो जाएगा। सोचिए कि कौन स्वतंत्र संस्थान है जो लगभग 15.5 लाख और दिन रात का समय केंचुआ की इन हरकतों को जांचने में लगा पाएगा। जितनी भी स्वतंत्र आवाजें हैं सब जनता के यानी आपके सहयोग से चल रही हैं। उनके पास न तो सरकारी फंड है न सेठों की भीख है, वो बिकाऊ नहीं है, बिके नहीं है, दलाल नहीं है। बात ऑल्ट न्यूज की हो चाहे लोकहित इंडिया की, महीने दर महीने बड़े हिसाब किताब से व्यवस्था चलानी पड़ती है। आप सोचिए कि 15 लाख से ज्यादा रुपया एक राज्य की लिस्ट को डिजिटलाइज करने के लिए कहां से आएगा, और जिस गोदी मीडिया के पास पैसा है, सारा संसाधन है, वो भी आपका पैसा है, वो इन बातों पर चर्चा कर नहीं सकता, वो इन्हें दिखाएगा नहीं, उसका काम इसे छुपाना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो खर्चा हमने बताया ये सिर्फ डिजिटाइज करने का खर्चा है। इसके बाद की जो जांच होगी, जो मिलान होगा, उसका खर्चा, उसकी मेहनत, उसका समय वो अलग से है और भी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि उसमें एक एक नाम को, एक एक नंबर को मिलाना होगा, पढ़ना होगा। केंचुआ ने जहां जहां वाटरमार्क थोप दिया है उन सबको बारीकी से देखना होगा। यानी जनता के टैक्स का पैसा जिस गोदी मीडिया के ऊपर लुटाया जा रहा है वो ये काम कर नहीं सकता। जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं है, धन नहीं है, मगर जितना है उतने में ही पूरा ना सही एक उदाहरण तो आपके सामने आ ही रहा है। ऑल्ट न्यूज ने हजारों रुपए खर्च करके 2 विधानसभा क्षेत्रों का कच्चा चिट्ठा खोला है और हमने आपको दिखाया। और विस्तार से देखना है तो ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर जरूर देखिएगा। हालांकि ज्यादातर बातें हमने आपको बता भी दिया है। साल 2018 में केंचुआ ने सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा था कि फोटो खींच के यानी स्कैन करके चुनाव संबंधित डेटा देश को दो, और बहाना दिया गया था कि सुरक्षा के लिए जरूरी है, विदेशी ताकतें इसका दुरुपयोग कर लेंगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इसे कोर्ट में चुनौती दिया और कहा कि मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में यह सब कुछ अपलोड किया जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग का तर्क था कि वोटर्स की गोपनीयता का उल्लंघन हो जाएगा। सोचिए, जिस देश में लोगों का डेटा लीक हो जाता है, 100-100, 200 रुपए में लाखों लोगों का डेटा बिकने की खबरें आती हैं, वहां केंचुआ गोपनीयता की बात करता है और कहता है कि लिस्ट से छेड़छाड़ हो सकती है। और समझने वाली बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ केंचुआ के हवाले कर दिया, छोड़ दिया। अगस्त 2025 में ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि अगर हम मशीन से पढ़ने योग्य फाइल दे देंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। सवाल है कि हे ज्ञानेश कुमार, आप किसे टोपी पहना रहे हैं? अगर चुनाव आयोग मशीन रीडेबल डेटा देता है और उसे लेकर कोई व्यक्ति उसमें छेड़छाड़ कर भी लेता है तो इससे आपके डेटा पर क्या असर हो जाएगा? अरे आपके पास तो डेटा है ना, उसे तो नहीं कोई छू सकता है ना, और वो तो वैसे ही रहेगा जैसे होना चाहिए। आप यूं समझिए कि आपने कोई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, किसी ने उस फोटो में छेड़छाड़ कर दिया, मूछ लगा दी, सरगंजा कर दिया, तो क्या इससे सच में आपकी मूछ आ जाएगी, सरगंजा हो जाएगा? अरे ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा, आपकी फोटो भी और आप भी। यदि किसी ने फोटो दिखा के फर्जी दावा किया भी तो आप उसको असली वाला दिखा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल आप ही के पास। मगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, या फिर हो सकता है कि वो देश की जनता के बारे में ये सोचते हो कि जनता तो ऐसे है, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं है, जैसे चाहे टोपी पहना लो। अब आप दर्शक इस पूरे खेल को कितना समझ पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, पूरे मुल्क का है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी सदमे, कोई बचेगा नहीं। और आग तो कई जगह लग भी चुकी है। तमाम राज्यों में जमीनी माहौल के उलट चुनाव परिणाम आए हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।